स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। अभी तक 9 एपिसोड में बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के प्रश्नों का उत्तर देने का मैंने प्रयत्न किया है। आज उस एपिसोड की ये 10वीं कड़ी है। 10वीं कड़ी ये इस रूप में है कि जो पहला पेपर है प्राचीन भारत का इतिहास, इसके 6 एपिसोड जिसमें 50-50 क्वेश्चन के 6 एपिसोड में 300 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और ये इंग्लैंड के इतिहास से संबंधित ये दूसरा उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए 6 के बाद अगर 7वें 8वें 9वें से गिनती करेंगे तो 1 से लेकर 150 प्रश्नों क्वेश्चन नंबर 150 तक के प्रश्नों का उत्तर हमने दिया है पिछले 3 एपिसोड में। अब ये चौथा एपिसोड जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जो सेकंड पेपर पढ़ना है बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के छात्रों के लिए, ये उससे रिलेटेड वीडियो है। और आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200वें प्रश्न तक का उत्तर देंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और इसके पहले कि मैं इसको शुरू करूं, आपसे एक अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो मेहनत है जो आपके लिए किया जा रहा है, मुझे भी इसका आभास हो कि हमारा मेहनत आपके लिए कितना सार्थक है और आप इसका कितना लाभ उठा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और जितनी मर्तबा हो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखने की कोशिश करें। इससे लाभ ये होगा कि मुख्य रूप से जो विश्वविद्यालय के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया, बहुत संभावना है कि उससे प्रश्न हूबहू पूछे जाएं। तो इसीलिए आप इसको जितनी मर्तबा देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, ये आपके लिए उतना लाभकारी होगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि इस पर जब भी नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारे समक्ष पहला प्रश्न उपस्थित है। 150वें प्रश्न तक का उत्तर हमने पिछले एपिसोड में दे दिया है। तो सीधा हम चलते हैं प्रश्न संख्या 151 से। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। पहला ऑप्शन है कारों का निर्माण, दूसरा बड़े पैमाने पर उत्पादन, तीसरा अमेरिका का उद्भव और चौथा वालमार्ट का उद्भव। तो ये वालमार्ट बहुत बाद का कंसेप्ट है और अमेरिका का उद्भव यह भी ये थोड़ा पहले का कंसेप्ट है। और जो इसका मूल आंसर है वो है बड़े पैमाने पर उत्पादन। औद्योगिक क्रांति में मूल रूप से उत्पादन की मात्रा में ज़बरदस्त तरीके की वृद्धि दर्ज की गई थी, इसीलिए उसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। इसमें और भी कई सहभागी मुद्दे हैं, लेकिन इस चारों ऑप्शन में जो इसका सबसे उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन बी, बड़े पैमाने पर उत्पादन। अगला प्रश्न है कि वाष्प आधारित वाहन यंत्र किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कार, दूसरा है बस, तीसरा है ट्रेन और चौथा है हवाई जहाज। तो पहले वाष्प चालित ट्रेन चलती थी, आप सभी इस चीज़ से अवगत होंगे, नहीं तो जान लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रेन। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति किस परिवर्तन के चरमोत्कर्ष को दर्शाती है। पहला ऑप्शन है गुलामी से सामंतवाद, दूसरा है सामंतवाद से पूंजीवाद, तीसरा है पूंजीवाद से समाजवाद और चौथा है समाजवाद से बाजारवाद। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन मुझे लगता है ऑप्शन बी, सामंतवाद से पूंजीवाद। अब अगला ऑप्शन है कि 18वीं शताब्दी में कौन सा देश यूरोपीय वाणिज्यिक तथा औपनिवेशिक शक्ति में अग्रणी था। फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन और ब्रिटेन। तो इसमें औपनिवेशिक शक्ति में अग्रणी और यूरोपीय वाणिज्यिक तथा औपनिवेशिक शक्ति में पूछा जा रहा है। तो अगर सिर्फ वाणिज्यिक पूछ रहा होता तो हॉलैंड इसका सही आंसर होता, लेकिन इसके साथ साथ औपनिवेशिक शक्ति भी पूछा जा रहा है, तो इसका सही है ऑप्शन है डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के आरंभ में ब्रिटेन ने डैश के कारण सस्ता और त्वरित परिवहन का लाभ उठाया। पहला ऑप्शन है रेलवे, दूसरा है नौगम्य नदी, तीसरा है अच्छी पक्की सड़क और ऑप्शन डी है भूत प्रणाली। मुझे लगता है ये भूतल परिवहन प्रणाली यहाँ होना चाहिए था, ऑप्शन डी, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन इस प्रश्न के अगर उत्तर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेलवे। क्योंकि रेलवे से कच्चे माल को आसानी से उद्योगों तक पहुँचाया जाने लगा
और तैयार माल को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए। तो ये रेलवे सस्ती और अच्छी व्यवस्था थी और इसमें माने इसके क्षति होने की संभावना कम थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेलवे। 156वां प्रश्न है, डैश के उत्पादन में हुई आरंभिक वृद्धि ने अन्य उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है लोहा, तीसरा है वाष्प ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है खाद्यान्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लोहा। लोहा के उत्पादन में वृद्धि औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत ही कारगर और सहयोगी साबित हुआ था। तो इसमें लोहा और जो कोयले का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई थी, तो इसलिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाला यही था। यद्यपि कपास भी कई बार इसका उत्तर दिया जाता है, बिकॉज़ कि जो इंग्लैंड में कपड़े का उद्योग था वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर रहा था और उसमें बहुत तीव्र विकास दर्ज किया जा रहा था। तो जैसे कपास की वृद्धि हुई तो उससे उद्यमियों को और भी ज़्यादा कपड़े के उत्पादन में सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, लोहा। 157वां प्रश्न है कि किस आविष्कार के कारण धागों की अप्रत्याशित मांग बढ़ी और सूती उद्योगों के नए आविष्कार के लिए पहल करनी पड़ी। पहला ऑप्शन है बिजली से चलने वाला करघा, दूसरा ऑप्शन है फ्लाइंग शटल, तीसरा है स्पिनिंग जेनी और चौथा है वाटर लूम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में एक मशीन बनाया था जिसे स्पिनिंग जेनी का नाम दिया गया और इसकी सबसे खास बात यह थी कि एक साथ 8 तकलियाँ इसमें चलती थी और जितना देर में एक व्यक्ति जितना धागा काट सकता था, इस मशीन के सहारे 8 व्यक्ति के बराबर ये काम करने में सक्षम था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पिनिंग जेनी। अगर 157वें प्रश्न के दृष्टिकोण से 156वें प्रश्न का उत्तर आप देने की कोशिश करें तो इससे मुझे लगता है कि कपास के उत्पादन में हुई आरंभिक वृद्धि ने अन्य उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। तो ये सही आंसर इस दृष्टिकोण से देखिए तो पहला 156वें का पहला ऑप्शन होगा कपास। चलते हैं 158वें प्रश्न की ओर। 1796 में एडवर्ड जेनर ने इंग्लैंड में सुरक्षित टीका विकास कर लाखों लोगों को डैश से बचाया। ऑप्शन ए बड़ी चेचक चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी यक्ष्मा और ऑप्शन डी छोटा चेचक या स्मॉल पॉक्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटा चेचक या स्मॉल पॉक्स। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा डैश ईस्वी में प्रतिबंधित की गई। 1733, 1783, 1803, 1833। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1833। 1833 में स्लेवरी एवोल्यूशन एक्ट पारित हुआ था और उसी के तहत दास प्रथा को वहाँ समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि वाष्प इंजन को किसने परिष्कृत किया था। एली व्हिटनी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जेम्स वॉट, एलियस हॉ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जेम्स वॉट। अगला प्रश्न है, जॉर्ज द्वितीय डैश था। जर्मन, बोहेमियन, ऑस्ट्रियन, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, जर्मन। यदि हैनोवेरियन रहता तो हैनोवेरियन हम लोग पहले मैंने उसका आंसर देते, लेकिन हैनोवेरियन नहीं है और हैनोवर चूंकि जर्मनी में है तो इसीलिए उसको जर्मन लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मन। अगला प्रश्न है, जॉर्ज तृतीय डैश ईस्वी में इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। 1765, 1770, 1760, इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्ज तृतीय का जो टाइम पीरियड है वो 1760 से 1820 ईस्वी तक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1760। अगला प्रश्न है, ऑरेंज का विलियम जेम्स द्वितीय का डैश था। बहनोई, ससुर, दामाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वो उसका दामाद था, क्योंकि जेम्स द्वितीय की जो बेटी थी मेरी, जिसकी शादी ऑरेंज के विलियम से हुई थी, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दामाद। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध डैश में समाप्त हुआ। 1756, 1760, 1763, इनमें से कोई नहीं। तो जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला ही था। तो इसकी समाप्ति 1763 में हुई और सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एडमंड बर्क, ये ब्रूक लिखा है, एक्चुअली ये बर्क होना चाहिए था, का जन्म
डैश ईस्वी में जन्म हुआ था। मतलब पूछा जा रहा है कि एडमंड बर्क का जन्म किस ईस्वी में हुआ। 1729, 1732, 1749 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 12 जनवरी 1729 ईस्वी को एडमंड बर्क का जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ था। वो राजनेता भी था, अर्थशास्त्री भी था और दार्शनिक भी था। और 1766 से लेके 1794 तक वो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट का जो हिस्सा है कॉमन सभा, वो कॉमन सभा का सदस्य भी था। अगला प्रश्न है कि 1850 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई। पहला है सर रॉबर्ट पील, दूसरा है पीट द यंगर, तीसरा ऑप्शन है सर रॉबर्ट वालपोल और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सर रॉबर्ट पील, ये सही आंसर है। रॉबर्ट पील की मृत्यु 2 जुलाई 1850 ईस्वी को हुई थी। वो रूढ़िवादी दल का नेता था और 2 बार 1834 से 35 में तथा 1841 से 1846 तक ब्रिटेन का वो प्राइम मिनिस्टर भी रहा था। अगला प्रश्न है स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध डैश में समाप्त हुआ। 1713, 1710, 1708, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध है वो 1713 ईस्वी में समाप्त हुआ था। यूट्रेट की एक संधि हुई थी, इसी संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ था। इसके तहत फिलिप स्पेन और स्पेनिश उपनिवेश जो अमेरिका में स्पेन का उपनिवेश था वहाँ और स्पेन दोनों का एक साथ वो राजा स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 168 कि हैनोवर राजवंश की अवधि थी। पहला ऑप्शन है 1727 से 1760, दूसरा है 1714 से 1820 और तीसरा ऑप्शन है 1714 से 1901 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे नज़र में ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। लेकिन कई इतिहासकार इसका ऑप्शन सी सही उत्तर बताते हैं, 1714 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक। 1714 ईस्वी में जॉर्ज फर्स्ट वहाँ का किंग बना था, जो हैनोवर वंश का था, वो पहला किंग था। उसके बाद विक्टोरिया का 1901 में डेथ हो जाती है। उसके बाद एडवर्ड सप्तम वहाँ के शासक बनते हैं। तो कई बार बताया जाता है कि हैनोवर का जो हैनोवेरियन राजवंश 1901 ईस्वी में विक्टोरिया के डेथ के साथ ही समाप्त हो जाती है और एडवर्ड सप्तम का शासनकाल आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है चूँकि एडवर्ड सप्तम विक्टोरिया का ही पुत्र था, तो इस परिस्थिति में इसको इस राजवंश का समाप्ति नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए। तो देख लीजिएगा प्रिय छात्रों कि इस दोनों में से कोई भी ऑप्शन सटीक हो सकता है। अगला प्रश्न है कि महारानी मेरी की मृत्यु डैश में हुई। 1962, 1694, 1696, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरी की मृत्यु 1694 ईस्वी में हुई थी। मेरी और विलियम दोनों एक ही साथ सम्राट बनाए गए थे गौरवपूर्ण क्रांति के बाद, और वहाँ से लेके 1694 में जब तक कि जो मेरी थी उसकी चेचक से डेथ नहीं हो गई तब तक दोनों संयुक्त रूप से शासन करते रहे। उनके बाद विलियम 1714 ईस्वी तक शासन किए। फिर उसके बाद हैनोवर डायनेस्टी वहाँ से शुरू हो जाता है। किंग जॉर्ज वहाँ सम्राट बने थे। अगला प्रश्न है कि महारानी एन को डैश संतान थी। 3, 9, 18, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा महारानी एन के बारे में बताया जाता है कि वो 18 बच्चों को जन्म दी थी, जिसमें से 17 बच्चों की डेथ हो गई थी। या तो वो मृत वो पैदा हुए थे या फिर उनमें किसी मिसकैरेज हो गया था, ऐसा बताया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18। उसमें से मात्र एक बच्चा ज़्यादा दिनों तक जीवित रहा, जो मात्र 11 वर्षों तक इस दुनिया में रहा। अगला प्रश्न है कि महारानी जॉर्ज तृतीय ने डैश वर्षों तक इंग्लैंड पर शासन किया। तो मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि जॉर्ज तृतीय 1760 से लेकर 1820 ईस्वी तक, तो कुल 60 वर्ष हुए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 60 वर्ष। अगला प्रश्न है कि किसे वीग ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज द्वितीय। जॉर्ज द्वितीय के दौरान ही, शासनकाल के दौरान ही वीग पार्टी
वर्चस्व बढ़ा था और व्हिग, चूँकि जॉर्ज द्वितीय का ब्रिटेन की सत्ता में बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं लेता था। उसकी ज़्यादा रुचि हैनोवर और जर्मन के राजनीति में ही थी। इस वजह से व्हिग पार्टी को एक खुला मैदान मिला था जिसका लाभ उठाया और वो सत्ता पर अपना नियंत्रण ज़बरदस्त बना लिया था। अगला प्रश्न है, किसने जॉर्ज तृतीय से कहा था जॉर्ज एक राजा की भांति बनो? उसकी माँ, उसके पिता, उसकी पत्नी, इनमें से कोई नहीं। तो जॉर्ज तृतीय की जो माँ और उसके जो गुरु थे ब्यूट, इन दोनों ने हमेशा से उसको एक राजा बनने की सलाह देते थे और कहते थे कि चूँकि जॉर्ज द्वितीय के समय में जो राजशाही थी या राजा की जो सत्ता पे पकड़ थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी और ये बार बार उसको सलाह देते थे कि सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाओ। तो ये सलाह उसकी माँ दिया करती थी। अगला प्रश्न है कि पीट द यंगर की डैश वर्ष की आयु में मृत्यु हुई? तो पीट बहुत ही यंग, पीट द यंगर माने छोटे पीट के बारे में पूछा जा रहा है। पीट एक ऐसा राजनेता था ब्रिटेन का जो बहुत कम ही उम्र में बहुत सारी चीज़ों को पा लिया था और बहुत कम ही आयु में उसकी डेथ भी हो गई। तो उसका जो बर्थ हुआ था 1759 ईस्वी में और 1806 में उसकी डेथ हो गई। तो कुल 47 वर्ष की अवस्था इस दुनिया में वो रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 47 वर्ष। अगला प्रश्न है, डैश की आयु में पीट द यंगर संसद का सदस्य बना? 25 वर्ष, 23 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही यंग एज में पीट द यंगर ने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया। तो ये जो सबसे कम एज है 21 ईयर, ऑप्शन सी, 21 वर्ष की आयु में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बन गया था। अगला प्रश्न है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में डिज़रायली का पहला भाषण डैश रहा? विफल, सफल, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विफल रहा। और पहला भाषण जब देने की कोशिश किया तो बार बार उसे बैठने के लिए मजबूर किया गया था और उसका भाषण सफल नहीं रहा। यद्यपि उसने कहा था कि आज तो मैं बैठ रहा हूँ लेकिन एक समय आएगा कि आप सभी को मेरा भाषण सुनना होगा, आपको सुनने के लिए मजबूर होना होगा, ऐसा उसने कहा था। जिसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विफल। अगला प्रश्न है, क्रॉमवेल और उसके पुत्र ने डैश वर्षों तक शासन किया? 20 वर्ष, 11 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 वर्षों तक उन दोनों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है कि बंदोबस्ती कानून डैश में पारित हुआ? 1688, 1697, 1701 और इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण ऐसा है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि बंदोबस्ती कानून क्या है। इंग्लिश में यदि आप इसको जानना चाहें तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको कहा गया है, तो वही एक्ट ऑफ सेटलमेंट है और ये 1701 में पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1701। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का डैश में विलय हुआ? 1702, 1707, 1710, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1707, जो एक यूनियन से रिलेटेड एक एक्ट पारित हुआ था जिसमें ब्रिटेन और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट को एक कर दिया गया था और स्कॉटलैंड के लोगों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय ने लुई 14वें के साथ डैश में गुप्त संधि की थी? 1666, 1676, 1688 और 1685। तो इसमें जो इसका सही उत्तर है, इस चार ऑप्शन में से कोई मुझे नहीं दिख रहा है। 1670 में ट्रीटी ऑफ डोवर या डोवर की संधि हुई थी जिसके तहत हॉलैंड के विरुद्ध फ्रांस को मदद करने के लिए चार्ल्स द्वितीय ने उसके साथ एक समझौता किया था। एक्चुअली चार्ल्स सेकंड और लुई 14वां कजन ब्रदर था और उसने उसके रूप में एक संधि किया था और हॉलैंड के विरुद्ध फ्रांस युद्ध कर रहा था तो उसकी मदद के लिए चार्ल्स सेकंड ने उसके साथ गुप्त संधि की थी। लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी कि भाई इससे चार्ल्स सेकंड को क्या लाभ था? तो चार्ल्स सेकंड को फ्रांस ने कुछ धन दिया था और इस धन की वजह से वो ब्रिटिश संसद का मोहताज नहीं रहा। बिना ब्रिटिश संसद के उसने आखिरी समय में शासन किया। तो अब आते हैं 181वें प्रश्न के समक्ष। इसके पहले मैं एक बार फिर से अपनी अपील को दोहरा दे रहा हूं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि अधिकतम छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और आप बेल आइकन दबाएं ताकि जो कोई भी नया वीडियो आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इस पर डाला जाए तो तुरंत ही आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। खैर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को सभी प्रधानमंत्रियों के लिए नमूना माना जाता है? सर रॉबर्ट पील, पामस्टन, ग्लैडस्टोन, रॉबर्ट वालपोल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट वालपोल। बिकॉज कि रॉबर्ट वालपोल न चाहते हुए भी कुछ ऐसी उसने नीतियां अपनाएं जिसके लिए यहाँ नमूना का संदर्भ एग्जाम्पल से है, उदाहरण की उसके एग्जाम्पल के रूप में रॉबर्ट वालपोल को कोट किया जाता है। तो वो इस वजह से कि जब उसका कॉमन सभा में बहुमत उसके साथ खड़ी नहीं रही तो नैतिकता के आधार पर उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसने सेट किया था ब्रिटिश हिस्ट्री में, अगले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट वालपोल। अगला प्रश्न है रॉयल सोसाइटी की स्थापना डैश में हुई? 1661, 1662, 1666, 1666, 65 और 66, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1661 कहा जा सकता है, लेकिन मूल रूप से 28 नवंबर 1660 ईस्वी को रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो साइंटिफिक स्टडी को प्रमोट करना था या साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में ताज एक संस्था है जिसमें शामिल है सिर्फ राजा, कैबिनेट, संसद और ऑप्शन डी, राजा, कैबिनेट और संसद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, राजा, कैबिनेट और संसद तीनों ब्रिटिश ताज के हिस्सा हैं, या ब्रिटिश क्राउन। अगला प्रश्न है कि कानून का राज प्रणाली डैश से उत्पन्न हुई? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो हमेशा आप इसका आंसर इंग्लैंड ही लगाएंगे। वो इस वजह से कि इन 4 देशों में 3 देश से आपको कोई ख़ास मतलब इस पेपर में नहीं है। मूल रूप से इसमें इंग्लैंड का इतिहास आपको पढ़ना है। तो इस तरह के प्रश्न तभी पूछे जाएंगे जब उसका आंसर इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे प्राचीन संसद डैश है? अमेरिका कांग्रेस, भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो जानिए कि अमेरिकी कांग्रेस तो 1776 में जब उन लोगों ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी थी उसके बाद का है। भारतीय संसद आज़ादी के बाद का है, जबकि ब्रिटिश संसद जब आप 15वीं सदी में देख रहे हैं ट्यूडर वंश की स्थापना, उस समय भी वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो सबसे प्राचीन इसमें ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद। फिर अगला प्रश्न है 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी का बड़ा हिस्सा डैश में लगाया गया? चाय बागान, रेलवे, कोयला के खदान, जूट मिल। तो ये जो रेलवे है, रेलवे पर बहुत ज़बरदस्त उन लोगों ने अपना पूंजी लगाया और इसका उन्हें बहुत बड़ा लाभ भी मिला। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, रेलवे। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ के दीर्घ शासनकाल में बसने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई जो बाद में अमेरिका बना? वो है जेम्स टाउन, ट्रेंटन, वर्जीनिया, रोनोक। तो इसमें आप समझिए कि जो एलिजाबेथ जो ब्रिटिश महारानी थी वो वर्जिन थी और उन्हीं के नाम पे उनका जो सौतेला भाई था वाल्टर रैले ने सबसे पहले एक द्वीप को अपने कब्जे में लिया था और एलिजाबेथ के सम्मान में उस जगह का नाम उसने वर्जीनिया रखा था। और इसकी वजह ये थी कि एलिजाबेथ अपने पूरे अपने पूरे जीवन में वर्जिन यानी कुंवारी रही, तो उसी के नाम पे इसी वजह से इस शहर का नाम वर्जीनिया रखा गया। अगला है कि 188वां प्रश्न कि स्कॉटलैंड की रानी मेरी से एलिजाबेथ के क्या संबंध थे? दोनों बहनें थीं, मेरी एलिजाबेथ की पुत्री थी, एलिजाबेथ मेरी की पुत्री थी और दोनों चचेरी बहनें थीं। तो देखिए इसमें मैं आखिरी ऑप्शन से चलूँ तो दोनों चचेरी बहनें नहीं थीं, ये गलत आंसर है। फिर ऑप्शन सी की ओर चलिए तो एलिजाबेथ मेरी की पुत्री थी, एलिजाबेथ की माँ का नाम एन बोलोन था, तो ये सही आंसर नहीं है। फिर अगला प्रश्न है कि मेरी एलिजाबेथ की पुत्री थी, तो चूँकि एलिजाबेथ कुंवारी थी तो उसकी पुत्री होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन खारिज हो जाता है। पहला ऑप्शन जो है दोनों बहनें थी, ये सही है, दोनों सौतेली बहनें थीं। कभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि स्कॉटलैंड की जो रानी मेरी है और ब्रिटेन में भी एक रानी मेरी थी, तो ये मेरी ट्यूडर कहलाई,
जो ब्रिटेन में थी, और जो स्कॉटलैंड में जो मेरी थी वो मेरी स्टुअर्ट कहलाती हैं। तो दोनों सौतेली बहनें थीं। इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 1559 में इंग्लैंड के किस चर्च की स्थापना हुई? रोमन कैथोलिक चर्च, लूथरेन चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, एंग्लिकन चर्च। तो इसका सही आंसर है एंग्लिकन चर्च। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ के पितामह दादा कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी अष्टम, ऑप्शन बी है प्रिंस ऑफ वेल्स आर्थर, विलियम और हेनरी सप्तम। तो इसके जो पितामह थे वो हेनरी सप्तम थे, क्योंकि हेनरी सप्तम का पुत्र हेनरी अष्टम और हेनरी अष्टम की पुत्री थी एलिजाबेथ। अगला प्रश्न है कि मुफ्त शिक्षा कानून कब पारित हुआ? 1891, 1902, 1918, 1936। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1918 में एक्ट पारित हुआ था, और उसके तहत प्राथमिक शिक्षा इंग्लैंड में सबों के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1918। अगला प्रश्न है कि 1770 से 1782 के बीच इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड एक्सविथ, लॉर्ड वॉर्थ, लॉर्ड टाउनसेंड। इनमें से कोई नहीं, एक्चुअली लॉर्ड वर्थ नहीं, लॉर्ड नॉर्थ होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड नॉर्थ। जो जॉर्ज तृतीय, उसी के लॉर्ड नॉर्थ के समय में ही जॉर्ज तृतीय की शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। लॉर्ड नॉर्थ थोड़ा सा शिथिल राजनीतिज्ञ था, यद्यपि वो प्रधानमंत्री वहाँ का था, लेकिन सत्ता पर जॉर्ज थर्ड, जो उसकी माँ उसको हमेशा बताया करती थी कि राजा बनो, तो लॉर्ड नॉर्थ के समय में ही वो उसकी राजत्व की शक्ति जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है कि डिज़रेली ने द्वितीय सुधार अधिनियम कब लागू किया? तो डिज़रेली ऐसा प्रधानमंत्री था जो उसके प्रधानमंत्रित्व काल में वो एक सुधार अधिनियम पारित किया गया, जो वहाँ के जनता के हित में था। वो 1867 में वो पारित किया गया था, और डिज़रेली को इस बात के लिए बहुत ही तारीफ, पहले तो बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन उससे बहुत तारीफ भी मिली थी। अगला प्रश्न है कि सर हम्फ्री डेवी ने डैश में सुरक्षा लैंप आविष्कार किया? 1810, 1815, 1920, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ये है 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ये सेफ्टी लैंप ऐसा था कि जैसे कोयले की खदान में जब लोग खुदाई करने जाते थे तो वहाँ पर कई बार मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और जो सामान्य दिया होता था उसमें आग लगने की बहुत संभावना रहती है, कई बार आगजनी की घटना हुई भी थी। तो हम्फ्री डेवी का लैंप इस तरीके का था कि अगर उस तरह के गैस का उत्सर्जन होता तो ये लैंप स्वतः बुझ जाता था और आग लगने की घटना से लोग बच जाते थे, लोगों की जान बच जाती थी। अगला प्रश्न है कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आया, इंग्लैंड में डैश का शासन था? हैनोवर शासकों का, स्टुअर्ट शासकों का, नॉर्मन शासकों का, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी जब अस्तित्व में आया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उस समय महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की शासिका थी, और उसका टाइम पीरियड 1558 से 1603 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि विलियम और मेरी के अधीन इंग्लैंड में शासन का प्रकार कैसा था? कानून का राजतंत्र, राजशाही, संसदीय राजतंत्र और प्रभु संरक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संसदीय राजतंत्र। संसदीय राजतंत्र कहने का मतलब यह है कि संसद का अपना प्रभाव था, राजा वहाँ पे जरूर था, लेकिन राजा के ऊपर संसद का नियंत्रण था। तो इसीलिए जो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, संसदीय राजतंत्र। अगला प्रश्न है कि सम्राट जेम्स द्वितीय का धर्म क्या था? प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, मॉर्मन, बौद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैथोलिक। यद्यपि आप जब पढ़ेंगे तो जेम्स द्वितीय वो कैथोलिक था, और कैथोलिकों को काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के समय संसद का और ब्रिटिश जनता का उसे ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था, और उस परिस्थिति में वो इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भाग गया था। अगला प्रश्न है स्टेट ऑफ प्रिजन किसने लिखी थी? जॉन लॉक, जॉन हावर्ड, जॉन चांसलर, इनमें से कोई नहीं। तो ये मूल रूप से इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस किताब के लेखक, जो स्टेट ऑफ प्रिजन है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जॉन हावर्ड थे। अगला प्रश्न और इस एपिसोड का जो आखिरी प्रश्न है आपके समक्ष है
कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के चार्टर को किसने मंजूरी दी थी? महारानी एलिजाबेथ, महारानी मेरी, महारानी एन बोलोन और महारानी विक्टोरिया। तो पीछे अभी जो मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया था उसमें मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया और बताया कि महारानी एलिजाबेथ के समय इस चार्टर को मंजूरी दी गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 217 साझेदारों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और उसकी परमिशन महारानी एलिजाबेथ ने दिया था, जिसका टाइम पीरियड 1558 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक है। और महारानी एलिजाबेथ ट्यूडर राजवंश की अंतिम शासिका थी। उसी के बाद स्टुअर्ट वंश का शासन स्थापित हो गया, जो स्कॉटलैंड के राजा जेम्स छठे, जो जेम्स प्रथम के नाम से इंग्लैंड के शासक बने। तो ये पूरी इस तरीके से 200वें प्रश्न तक का हमने उत्तर आपको आज के एपिसोड में दे दिया है। मैं एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को इसके बारे में बताएं और उनको इस चीज़ के अवगत कराएं कि ये उनके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वो अधिकतम लाभ लें और अपने इम्तहान में अधिकतम अंक प्राप्त करें। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।